एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट एजुकेशन की यूनिट 2 चल रही है हमारी, और उसमें आज हम बात करने वाले हैं कुछ कमीशंस के बारे में। इनके मैं सिर्फ आपको हाइलाइट्स बताऊंगी और जो डिटेल है वो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि अपने पास अब समय कम है ना। तो जैसे आप जानते हैं कि ब्रिटिश काल था उस वक्त, बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ब्रिटिश का अपना बहुत बड़ा योगदान था एजुकेशन में, और एजुकेशन को आज जो स्वरूप में हमारे सामने एजुकेशन है उसका जो खाका तैयार हुआ था वो उसी वक्त हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल जो अंग्रेज थे उन्होंने ही अपने एफर्ट्स लगाए हैं, इंडियंस जो थे उन्होंने भी कई सारे एफर्ट्स लगाए हैं, और उसके तहत अलग अलग तरह की योजनाएं और अलग तरह की जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं वो आई हैं इस वक्त, है ना। तो राष्ट्रीय चेतना का विकास और गोखले बिल और शिक्षा नीति, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आपने सुना होगा, और उन्होंने भारतीय शिक्षा में कहना चाहिए अभूतपूर्व या अतुल्य योगदान दिया है। और उसके बाद में उन्होंने ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्सियसनेस इन इंडिया की स्थापना करी थी, और गोखले बिल और शिक्षा नीति दी थी 1913 में, है ना। भारत में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और उसके बाद में जो कई सारे मूवमेंट चल रहे थे, कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था और बहुत सारे इस तरीके के मूवमेंट चल रहे थे। उसी वक्त गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना एक प्रस्ताव जारी किया था, और गोखले बिल और शिक्षा नीति पर उन्होंने बात करी, जो कि भारतीयों को किस तरीके से शिक्षा में इन्वॉल्व करना है, भारतीयों की, भारतीय भाषाओं की, भारतीय शिक्षा की, भारतीय ज्ञान की कहीं से ऐसा ना हो कि उसकी अवहेलना की जाए या उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए और सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया जाए। इसलिए 1913 में उन्होंने अपना एक प्रस्ताव पारित करवाया था संसद में, और उसके बाद में शिक्षा नीति भी उन्होंने 1913 में अपनी बनवाई थी। ठीक है, एक बात आपको ये याद रखनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट था, गोखले जी ने जो अपना बिल जारी किया था ना, वो किया था 1911 में, और उसके बाद 13 में उस चीज को शिक्षा नीति का आधार दिया गया था। इसके बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग यानी कि सैडलर कमीशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। सैडलर कमीशन, तो सैडलर कमीशन क्या है? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बना था भारत में यहाँ की समस्याओं के लिए। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में 14 सितंबर 1917 में 7 सदस्यीय कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सैडलर थे, इसी वजह से इसका नाम सैडलर कमीशन भी कहा जाता है। इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा पर कई सारे सुझाव दिए गए थे कि इसे कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे बढ़ा बनाया जाए, है ना। तो इसको अभी हमको याद रखना है, ज्यादा डिटेल में मत जाइए। अभी आपको केवल इतना याद रखना है 1917 1919, मतलब 17 में प्रस्ताव रखा गया, सदस्य बातें हुई, और 19 में जाके ये प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है हटांग समिति या फिर वुड इवेंट रिपोर्ट, ठीक है। 1927 से 1929 के बीच में थी। अब ये क्या थी? हटांग समिति 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, और शिक्षा संबंधी समस्याओं और उनकी मांगों को स्थापित करने के लिए हटांग समिति, इसमें जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था सर फिलिप हटांग। सर फिलिप हटांग। तो आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको सिर्फ नाम या फिर उससे संबंधित जो कोई व्यक्ति विशेष है उसकी नाम को याद रखना है, और उसके बाद में वो कब हुआ था वो घटना उसको याद रखना है, उसके सन याद रखने हैं। ठीक है, तो हटांग समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष के नाम पर इस समिति का नाम भी रखा गया, और 11 सितंबर 1929 को अपना प्रतिवेदन साइमन कमीशन को प्रस्तुत कर दिया। अब हटांग समिति का साइमन कमीशन से क्या संबंध है कि जब साइमन कमीशन भारत में आया था उसी वक्त हटांग ने अपनी समिति के जो कुछ भी बातें थी उसको पेश किया था, और 29 में जाकर साइमन कमीशन को पेश कर दिया था। ठीक है, बात वही थी कि कैसे सुधार किया जाए, जैसे प्राथमिक शिक्षा में किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, माध्यमिक शिक्षा में किस तरह से सुधार किया जा सकता है, उच्च शिक्षा में कैसे सुधार किया जा सकता है, ठीक है, और भारत में किस तरह से अंग्रेजी शिक्षा को भी बल दिया जा सकता है ना, इस पर भी उनकी बात थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है द्वैध शासन प्रणाली।
द्वैध शासन प्रणाली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से ही, जैसे आप जानते हैं ना आजकल सीबीएसई बोर्ड चलता है और एक स्टेट बोर्ड चलता है। तो सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, एक ऐसा बोर्ड जो कि केंद्र से संचालित होता है, मतलब पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही बोर्ड होगा जिसके तहत सारी ही जो एजुकेशन के सिलेबस हैं, एग्जाम हैं, वो सभी लगाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा बोर्ड जो होता है वो कैसा होता है, प्रांतीय होता है, स्टेट बोर्ड होता है, जिसमें हर एक प्रांत अपना अपना शिक्षा बोर्ड बना सकता है, अपने हिसाब से सिलेबस बदल सकता है, शिक्षा नीति बदल सकता है, शिक्षा के टाइम टेबल बदल सकता है, टीचर्स कैसे रखे जाने उसके मापदंड बदल सकता है ना, ये सारी चीजें बदल सकता है। तो यहाँ से ही द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1917 में। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण में अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन किया था। 1919 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 1919 ईस्वी में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया और यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ। इस अधिनियम में भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो आपको ये याद रखना है कब हुआ है, ये तो 17 में प्रस्तावित किया था, लेकिन 1921 में जाकर ये शुरुआत हो गई थी। शुरुआत हुई, उसमें क्या हुआ कि दो तरीके से बात हो गई। एक होगा संरक्षित, संरक्षित का मतलब हो जाएगा कि केंद्र के द्वारा संचालित सारे स्कूल्स होंगे, और दूसरा होगा हस्तांतरित। कुछ स्कूलों का जो कार्यभार है वो किसको सौंप दिया जाएगा, स्टेट को सौंप दिया जाएगा, और वो सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो एक में सरकार का केंद्र सरकार का पूर्णतः हस्तक्षेप होता था और दूसरे में राज्य सरकार का होता था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि केंद्र हाथ छोड़ देता था, केंद्र प्लस राज्य सरकार का उसमें हाथ तो होता था, ठीक है। लेकिन बहुत हद तक राज्य सरकार है उसका देखरेख करती थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्धा योजना। इंपॉर्टेंट है ये वर्धा योजना क्योंकि बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। खैर समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति, और इसके बाद में 1937 की बुनियादी शिक्षा, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पर ढेरों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये क्या है इसको भी समझ लीजिए। वर्धा योजना जो है, खैर समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति, वर्धा योजना 1937 में लागू की गई थी और उन बुनियादी शिक्षा योजना भी इसे कहा जाता है। वर्धा योजना को ही वर्धा स्कीम या फिर बुनियादी शिक्षा की जाती है, बेसिक एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। ब्रिटिश संसद ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित किया और इस अधिनियम में 1937 ईस्वी में लागू किया गया। उस समय भारत के 11 प्रांतों को में विभाजित कर दिया गया था भारत को। इन 11 प्रांतों में 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्री मंडल और एक नए युग की शुरुआत हो गई थी। उस समय का राष्ट्र का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में था। 11 अगस्त 1937 ईस्वी में अखबार में प्रांतीय सरकारों को 7 से 14 वर्ष के बच्चों को का जो शिक्षा का भार है वो सरकार पे दे दिया गया। और 2 अक्टूबर 1937 को हरिजन में लिखा गया, हरिजन क्या था, एक पत्र जारी किया, जैसे समाचार पत्र होते ना, ऐसे ही जारी किया जाता था। हरिजन में लिखा गया कि प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष से या इससे अधिक हो, इसमें अंग्रेजी ना पढ़ाए जाए, साथ ही हस्तशिल्प अथवा उद्योग को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। बात समझ में आई। गांधी जी ने इस चीज को प्रस्तावित किया था जिसको बेसिक एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, जिसके तहत उन्होंने ये बताया कि 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे जो होंगे ना, उनको आपको फ्री एजुकेशन देना है। स्टूडेंट, उनका शिक्षा का बेसिक अधिकार है शिक्षा, है ना, और नॉन प्रॉफिटेबल एसेट है शिक्षा, और इस वजह से बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए। और अगर प्राथमिक शिक्षा की आप बात कर रहे हैं तो प्राथमिक शिक्षा आपको उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में देना है। वही सिस्टम आज हम नई शिक्षा नीति में देखते हैं, जो प्राथमिक एजुकेशन हो वो मदर टंग में दिया जाए। आप तेलुगु पढ़ते हो, तेलुगु बोलते हो तो तेलुगु में, तमिल बोलते तमिल में, हिंदी बोलते हिंदी में, गुजराती बोलते गुजराती में, मतलब जो आपकी मातृभाषा है उसमें ही आप उनको पढ़ाएं ताकि बच्चा आपके साथ में रिलेट कर पाए, है ना, और सीख पाए ढंग से।
और साथ ही साथ में हस्तशिल्प भी सिखाया जाना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव उनको सिखाया जाना चाहिए, ताकि अगर मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक शिक्षा के बाद बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसके पास एक कोई ऐसा हुनर होना चाहिए जिसकी सहायता से वो अपनी जीविका चला सके। तो ये जो संकल्पना थी वो कब दी गई थी? इसी वर्धा योजना खैर समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति, इन सभी में घुमा फिरा के गोल गोल करके एक ही बात कही गई थी। ठीक है, अब इसके बाद में बेसिक एजुकेशन के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। बेसिक एजुकेशन, क्योंकि आज भी बेसिक एजुकेशन से संबंधित और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जिसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। और जो छोटे छोटे से और कमीशंस आए हैं वो उनके बारे में भी डिटेल में नहीं, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे। डिटेल में मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आप उसको घर में पढ़ सकते हैं। अगर टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर दिक्कत होती है तो आपको नंबर भी मिल जाएगा, उसमें आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगी, और वहां जाकर आप इन सारे नोट्स को देख सकते हैं। अब बेसिक एजुकेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि बेसिक एजुकेशन कब हुआ, कैसे दिया गया, और कौन कौन इसमें शामिल था, किस किस का योगदान था। तो जैसे बुनियादी शिक्षा के बारे में मेनली उसका जो कहना चाहिए एक विचार दिया गया, थॉट दिया गया, वो गांधी जी के द्वारा दिया गया। उसके साथ साथ में उनका जो मेन काम था वो क्या था उस वक्त, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, तो कांग्रेस की गठन हो चुकी थी और कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, और उसमें जाकर बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया जाता था कि ऐसा होना चाहिए, ये किया जाना चाहिए भारत में, मतलब संगठन को मजबूत कैसे किया जाना चाहिए, ये भी बातें होती थी। और साथ ही साथ में जो शिक्षा है, शिक्षा क्योंकि अंग्रेजों की ग्रिप में थी, तो शिक्षा को किस तरीके से भारत में इम्प्रूव किया जाए, उसको और भी ज्यादा अपने हिसाब से बनाया जाए ना, इसके बारे में भी डिस्कशन होता था। तो देखा जाए तो इसमें फरवरी 1938 में, आपको नाम नोट कर लेना है कब, फरवरी है ना, ये जो समय था वो फरवरी का था। फरवरी 1938 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम याद कर लीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, उसमें एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक समिति बनाई थी, उसकी रिपोर्ट जो थी वो पेश की गई इस अधिवेशन में, और वहां पर सर्वसम्मति से इसको प्रस्तावित किया गया, स्वीकार किया गया, और इसे कई नामों से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। वर्धा योजना, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी तालीम है, और बेसिक शिक्षा, इन सभी के नामों से इसको जाना जाता है। तो कभी आ जाए, अगर ये सारे नाम आ जाए ना, तो आप याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, बुनियादी शिक्षा की ही बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा, है ना। और ये कब हुआ था, ये कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में हुआ था, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन था ये, इसको भी नोट कर लेना, क्योंकि नाम से क्वेश्चन आपको डिटेल में आंसर नहीं लिखने हैं, अभी आपको सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति को प्रस्तावित किया गया, और उसमें बुनियादी शिक्षा की बात कही गई, और बुनियादी शिक्षा को बुनियादी तालीम और बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या थी इसकी जो बातें थी वो क्या थी, तो देखिए पहली बात तो इन्होंने ये कही कि शिक्षा जो है वो फ्री होनी चाहिए। भारत में जो बच्चे हैं उनको 7 से 14 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो फ्री दी जानी चाहिए। हस्त कौशल सिखाया जाना चाहिए, मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, हिंदुस्तानी भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। हिंदुस्तानी का मतलब हिंदी है, लेकिन देखो एक्चुअल हिंदी हमारी जो भाषा है उसे देवनागरी कहा जाता है, जो कि पूरी तरह से शुद्ध हिंदी है ना, उसमें किसी और भाषा का टच नहीं होता। लेकिन जो हिंदुस्तानी भाषा की बात कही गई थी, ये गांधी जी का ही टर्म था, जिसमें हिंदी, उर्दू और जो लोकल भाषाएं होती ना, सबका टर्म साथ में जुड़ जाता है, जो हमारी मतलब बोलचाल की भाषा है। तो हिंदी उसको कहा गया उस वक्त का। गणित होना चाहिए एजुकेशन में, जो कि व्यवहारिक गणित हो, जिसमें जोड़ घटाना, गुणा भाग, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ब्याज कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजों जो जरूरत होती है ना। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ाने लगो और उसकी जरूरत आपको समझ में ना आए कि कहाँ पर जाकर हो रही, लेकिन जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसकी जरूरत तो हमेशा पड़ती है, तो वो आपको आना चाहिए। सामाजिक विज्ञान,
संगीत की शिक्षा, चित्रकला की शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान और आचरण, किस तरीके का आचरण होना चाहिए, इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। बेसिक एजुकेशन के जो एजुकेशन की थीम थी वो इस विषय पे थी। विधियां कैसी होनी चाहिए, शिक्षण की विधियां होनी चाहिए, अनुभवों के द्वारा सीखो, मतलब वही करके सीखना। गांधी जी का जो मेन बात थी वो ये थी कि भाई एजुकेशन ऐसा हो कि जो करके सीखने की आपकी बात कहे, कि पहले करो फिर सीखो, है ना। उसके बाद में अनुभवों के द्वारा सीखना, वास्तविक शिक्षा, मतलब यथार्थ एजुकेशन की बात करते थे, जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण की बात कहें तो 2 प्रकार का प्रशिक्षण था, एक था 3 साल का और दूसरा था 1 साल का। 3 साल की में बहुत डिटेल में प्रशिक्षण होता था, जिसमें कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, उसकी शिक्षण विधियां, उसके बाद में उसको किस मतलब एक तरीके से इंटर्नशिप भी होगी, इस तरह से था। और 1 साल का प्रशिक्षण होता था, जो कि बेसिक प्रशिक्षण होता था, है ना। अब इसके गुण क्या थे, बेसिक शिक्षा के गुण क्या क्या थे, तो देखिए आत्मनिर्भर योजना थी, इसमें किसी और तरीके का गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं था, ये पूर्णतः से आत्मनिर्भर योजना थी। मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल देती थी, वास्तविक जीवन की तैयारी पर बल देती थी, भारतीयों के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या थी, ठीक है। वर्ण भेद की समाप्ति थी, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर हमेशा से दिक्कत रही है, हर तरीके के वर्ण के लोग हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ को पढ़ना का अधिकार है, कुछ को नहीं है, तो इन सब से उन्होंने निजात देने की बात कही। शारीरिक एवं मानसिक श्रम के अंतर की समाप्ति कर देते हैं इसमें। मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षा देना, क्रिया प्रधान शिक्षण प्रदी, और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, विद्यालय और समाज के निकट का संबंध, मतलब विद्यालय ऐसा ना हो कि बिल्कुल समाज से कटापटा हो, वहीं पर होना चाहिए ताकि जुड़ाव महसूस हो सके, ठीक है। अब दोष देख लीजिए भाई साहब, दोष तो हर चीज में होते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें दोष नहीं होते, इसमें भी दोष है। क्या दोष है कि अपूर्ण थी ये मतलब कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि ये एक तरह से ना प्रस्तावित की गई थी, तो अपूर्ण थी। उच्च शिक्षा के संबंध में कोई बात नहीं की गई थी इसमें। नागरिक क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त थी। हस्त कौशलों पर अत्यधिक बल दिया गया था। कच्चे माल की बर्बादी, अब हस्त कौशल हो रहा है तो उसके लिए जरूरी भी तो है, कच्चा माल भी तो प्रोवाइड किया जाएगा, तब तो जाके हस्त कौशल होगा। तो उसके लिए हस्त कौशल के कारण बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कच्चे माल की बर्बादी होती थी। समय शक्ति का अपव्यय था। शिक्षण विधि अस्वाभाविक थी और धार्मिक शिक्षा का अभाव था, ये सारी चीजें थी, है ना। तो ये सारी चीजों के कारण से ये बेसिक शिक्षा अपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं सर्जेंट योजना, सर्जेंट प्लान, और ठीक है। तो सर्जेंट के बाद में हमारी जो बिफोर इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगा, एजुकेशन कमीशन। देखिए भारत में स्वतंत्रता हो गई, मिली है हमें 1947 में। उसके पहले 1944 में, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध था वो खत्म हो चुका था, और जैसा कि विश्व युद्ध होते हैं तो विश्व जब कोई मान लेते हैं कोई 2 लोगों की लड़ाई क्यों ना हो रही हो तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो सोचो विश्व युद्ध के बाद कितना सिस्टम बिगड़ा होगा, क्योंकि उस वक्त का सिस्टम ऐसा था, क्योंकि हम एक तरह से गुलाम देश में थे और सारी चीजें हम आश्रित थे उन पर, और उसकी वजह से बहुत कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें तो बहुत ही हद तक जो बिखराव है वो हो गया, एजुकेशन पर ध्यान दिया नहीं जा रहा था। तो उस कंडीशन पे सर्जेंट योजना एक तरह से आई, और जो ये बता रही कि भाई एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर मतलब उसे टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया जाए, उसको बहुत ही प्रायोरिटी बेस पर हल किया जाना चाहिए। उसके तहत सर जॉन सर्जेंट ने एक तरह से एक रिपोर्ट बनाई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया 1944 में, और उसके तहत उन्होंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाया जाना चाहिए, जो कि एजुकेशन को किस तरीके से चलाना है, इम्प्रूव करना है, वक्त वक्त पर शिक्षा नीति में क्या फेरबदल करने हैं, इसके लिए एक सलाहकार बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। इसमें उन्होंने बताया कि अपनी रिपोर्ट में 12 भाग बनाए, मतलब इस तरीके की रिपोर्ट जो है वो इसके पहले नहीं आई थी। और डॉक्टर के जी सैदन
ठीक है, KG सैदन ने कहा था, ये एक तरीके से इसका नोट कर लीजिएगा, है ना, KG सैदन, इन्होंने ये बात कही थी कि ये अपने आप में कंप्लीट रिपोर्ट थी। जो सर्जेंट योजना थी, सर्जेंट कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी, वो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट रिपोर्ट थी। उसके पहले इतनी अच्छी रिपोर्ट्स नहीं बनाई गई थी, जिसमें सब कुछ ध्यान दिया था। 12 भाग लिए गए, मतलब पूर्व प्राथमिक, मतलब प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर तक। इसके साथ साथ में प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, इन सब की बात कही गई थी। इसमें उन्होंने बताया कि भाई इस योजना को कंप्लीट काम करने में 43 वर्ष का समय लगेगा और 313 करोड़ रुपए लगेंगे। उस वक्त ऐसा आकलन किया गया था कि इतने पैसे इसमें लगेंगे, लेकिन उसके बाद में 40 वर्ष से कम करके इसको 16 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, हालांकि 16 वर्ष कर दिया गया, लेकिन 1944 की बात है, 1947 में भारत आजाद हो गया, तो ये रिपोर्ट यहाँ तक ही काम करी। इसकी जो बातें थी वो क्या क्या थी, तो शिक्षा प्रशासन संबंधी सुझाव दिए थे कि भाई शिक्षा को प्रशासन कैसे करना है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इस पे बात कही थी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव दिए थे। पूर्व प्राथमिकता में किस तरीके से, मतलब प्री प्राइमरी का एजुकेशन कैसा होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन कैसा होना चाहिए, मिडिल एजुकेशन कैसा होना चाहिए, उच्च शिक्षा कैसी होनी चाहिए, औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा, मतलब जो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है या औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करते हैं, तो उस वक्त स्टार्ट करी थी उन्होंने कि कैसी होनी चाहिए। इसके बाद में है मंद बुद्धि बच्चों के साथ, जो ये कहा जा रहा है ना कि कंप्लीट थी, इन्होंने कहा है, तो इसमें ये बात भी कही कि मंद बुद्धि बच्चे हैं या फिर जो थोड़े बहुत डिसेबल हैं बच्चे, उनको कैसे एजुकेशन दिया जाए, मतलब जिस इंक्लूसिव एजुकेशन की टर्म हम आज इस्तेमाल करते हैं, उसका बात वहां पर कही गई थी। छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी सुझाव के बारे में बात की गई थी। छात्रों के मनोरंजन से संबंधी किस तरीके से एजुकेशन दिया जाना चाहिए, उसकी भी बात की थी। शिक्षा प्रशिक्षण की संबंधी बात करी थी, किस तरीके से इसमें सुझाव दिए जाने चाहिए कि कैसे शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्राम कैसा होना चाहिए ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग किया जा सके। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव दिए गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये योजना बनी थी। इस योजना के कारण से भारत में क्या चीज थी जो चेंज हुई, तो योजना की सिफारिश मानकर 1945 में शिक्षा योजनालय ने तथा शिक्षा योजनालय मतलब ये इसकी सलाह मान ली गई और एक शिक्षा योजनालय का निर्माण कराया गया। 1946 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, जिसके तहत आज हम पढ़ाई कर रहे हैं UGC, उसका भी गठन किया गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चन आता है। 1946 में UGC का गठन किया गया था, जिसको विश्वविद्यालय अनुदान समिति कहा जाता है। इस योजना के सुझाव के अनुसार अखिल भारतीय शिक्षा समिति की स्थापना की गई। 1945 में दिल्ली में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि डिप्लोमा जो मिलते हैं, इंजीनियरिंग के डिप्लोमाज मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के डिप्लोमा मिलते हैं, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज से मिलते हैं, तो उसकी का भी स्थापना की गई। 1945 में ही केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय शिक्षा विभाग के अंतर्गत रखते हुए एक स्वतंत्र इकाई का के रूप में जो कार्य है वो प्रदान किया। योजना का कार्यकाल घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया और यहाँ से सर्जेंट रिपोर्ट के बाद से भारत आजाद हो गया और उसके बाद फिर भारत में अपना एक एजुकेशन कमीशन बना, जिसको राधा कृष्णन कमीशन कहते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको छोटे छोटे से पॉइंट्स भी बताए हैं, जिस पॉइंट पर आधारित आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, क्वेश्चन समझ में आ सकते हैं हमको कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारा का सारा जो डिटेल है वो मैं शेयर कर दूंगी, कंप्लीटली हिंदी में है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और उसको आप डिटेल में पढ़ लेना और पढ़ने के बाद में जो नोट्स हो सकते हैं नोट्स बना लीजिए, क्योंकि टाइम कम है। जिस तरीके से भी आपको उचित लगे वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।